कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग फंक्शनल बेसिकली कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे जो लेक्चर्स का फ्लो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोग 4 थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं और एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का कि वो क्या होता है। फिर हम वेरिएशन ऑफ फंक्शनल को समझेंगे और आइलर इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे। देन हम केसेस पढ़ेंगे आइलर इक्वेशन के कि कब हमारे पास अगर y डैश से इंडिपेंडेंट हो, y से इंडिपेंडेंट हो या x से इंडिपेंडेंट हो तो कॉची आइलर इक्वेशन में क्या चेंजेस आते हैं। देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम लोग 4 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में बेसिक डिस्कस करेंगे। फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन पे, साथ में 2 क्वेश्चन और बाउंड्री कंडीशन पे डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस या उनकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम। इसको देखेंगे, इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देन वेयरस्ट्रास फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन, आइलर इक्वेशन की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है जो वेयरस्ट्रास ने दी थी, तो उसको देखेंगे, साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेंगे। देन हम यहाँ ये 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है फंक्शन डिपेंडिंग ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको देखेंगे। दूसरा फंक्शन जो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, और दूसरा फंक्शन जो है वो डिपेंड करेगा एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और इनके रिगार्डिंग इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो करने वाले हैं वो है कर्वीलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फर्दर मोर हम लोग टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे, देन हम देखेंगे। अभी आपका फेस कुछ इस टाइप से होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आपको थोड़ा डर लगता है। तो क्या होगा, जब हम ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप ऐसे दिखोगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है बेसिक इंट्रोडक्शन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास, सुनना है ना, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, हमारे पास कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम, हमें मैथमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम दी गई है तो हमारा मेन काम होता है उसको ऑप्टिमाइज करना या उसका ऑप्टिमाइजेशन करना। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शनल की ऑप्टिमाइजेशन को सीखते हैं। हम यहाँ पर फंक्शनल, देखो यहाँ पे लिखा है ना फंक्शनल, तो इस फंक्शनल की हम लोग ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ पे हम सीखते हैं। इस फंक्शनल की ऑप्टिमाइजेशन को हम यहाँ पे सीखते हैं। देखो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब 2 मतलब होता है, या तो हम इसको मैक्सिमाइज करें या हम इसको मिनिमाइज करें। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें यहाँ पे काफ़ी यूज़ होने वाली है वेरिएशनल के अंदर, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर, हम उसको समझेंगे। देखो हमारे पास, हमें पता है कि भाई टी अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो यू वेक्टर स्पेस से वी में है, तो इसको हम ऑपरेटर बोलेंगे अगर दोनों वेक्टर स्पेस सेम हो जाए। अगर हम एक मैपिंग बनाए, टी ट्रांसफॉर्मेशन बनाए जो यू को फील्ड पे ले जाए, तो उसको फंक्शनल बोलते हैं। आप बोलोगे फंक्शनल का मतलब समझ में नहीं आया, तो थोड़ा समझने का ट्राई करना। देखो देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन होता है कि सारे पॉइंट्स का जो होंगे सेट ऑफ पॉइंट्स, इसको हम डोमेन बोलते हैं, और इन सबकी इमेज रियल नंबर में आएगी तो ये रेंज हो जाएगा। तो जो इसकी डोमेन है वो तो हमारे पास डी है, और जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं, है ना। सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा फंक्शनल का मतलब क्या है, फंक्शनल में क्या डिफरेंस है। देखो फंक्शनल में जो डोमेन के जो पॉइंट हैं वो अपने आप में एक फंक्शन होंगे। तो क्लास ऑफ फंक्शन हमारे पास होता है डोमेन सेट, और रेंज या फिर कोडोमेन तो रियल नंबर होते ही होते हैं। तो फंक्शनल का मतलब होता है कि हम एक फंक्शन को ले रहे हैं जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, वो अपने आप में फंक्शन हो जाएं, तो उसको फंक्शनल बोला जाता है। कुछ बेसिक एग्जांपल हमें पता होने चाहिए। देखो जैसे सबसे पहले अगर हमें लेंथ को एक्सप्रेस करना है तो उसका फॉर्मूला होता है √1 + y डैश का स्क्वायर, जहाँ पे y डैश का जो मतलब होता है वो होता है dy/dx। ठीक है, तो ये लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला होता है। एरिया निकालना हो तो हम y dx को इंटीग्रेट कर देते हैं a से b में, तो हमें एरिया मिल जाता है। वॉल्यूम के लिए हमें एरिया को इंटीग्रेट करना है, तो देखो एरिया होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो रेडियस यहाँ पे y है, तो पाई y स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे a से b में, तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। सरफेस एरिया के लिए हमें सरकमफ्रेंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2 पाई y को इंटीग्रेट करेंगे a से b में। और यहाँ पे जो y है, y और कुछ नहीं लेंथ होती है, तो लेंथ को हम लोग फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन इससे ढूंढ के यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा। इसके अलावा ये हमारे इतना कुछ काम का नहीं है। जनरली हम लोग फंक्शनल को डिफाइन करते हैं JYX की फॉर्म में, और ये A to B है ना, लोअर लिमिट A अपर लिमिट B, ऐसे हम लोग फंक्शनल को लिखते हैं। तो फंक्शनल एक्चुअल में क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है
जो सेट क्लास ऑफ फंक्शंस को रियल नंबर पे मैप कराती है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जे वाई एक्स, जहाँ पे जे मतलब फंक्शनल है और किसका फंक्शनल है, वाई एक्स का। इसमें अंदर होता है फंक्शन, और ये फंक्शन एक्स वाई और वाई डैश तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये फंक्शन हमारे एक्स पे डिपेंड करेगा, ये हमारा वाई पे डिपेंड करेगा, एंड ये वाई डैश पे डिपेंड करेगा। इतनी बात हमको समझनी है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं ज़रा इसमें, और बेसिक को हम लोग क्लियर करते हैं और कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे जल्दी से। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इसमें टर्म आती है वो आती है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो नोट करने वाली बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, इनको अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में किसी मैट्रिक्स में लिख दूं तो इसको हम लीनियर स्पेस बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अपने आप में वेक्टर्स की फॉर्म में जब इनको मैट्रिक्स में लिखा जाएगा तो ये लीनियर स्पेस को फॉर्म करते हैं। वेक्टर स्पेस और कुछ नहीं, वेक्टर्स की ही जनरलाइजेशन होती है। जैसे हम लोग सारी मैट्रिसेस ले लें n क्रॉस n ऑर्डर की ओवर रियल एंट्रीज, ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है। अगर हम कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हमारे पास इसकी फॉर्म होती है, तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। और अगर ये लीनियर नहीं है, अगर मैं मॉड y लगा दूँ y की जगह पर, तो फिर ये लीनियर नहीं कहलाएगी, तो ये नॉन लीनियर कहलाएगी। देखो वेक्टर स्पेस को ही हम लोग लीनियर स्पेस भी कहते हैं, ये बात हमें समझनी आनी चाहिए। डिफरेंस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि भाई वेक्टर स्पेस ही लीनियर स्पेस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज लागू होती हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो वेक्टर होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर की तो एक वेक्टर आंसर आएगा। फिर हमारे पास एक टर्म आती है नॉर्म। देखो नॉर्म और कुछ नहीं, लेंथ का जनरलाइजेशन है कि अगर हम लोगों को लेंथ को एक मैट्रिक स्पेस में, या हम इसको कैलकुलस में हम इसको एक तरीके से एक्सपैंड करना चाहें इसी टर्म को, तो हम लोग नॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं। तो नॉर्म लेंथ की ही जनरलाइजेशन होती है। अगर मैं एक वेक्टर स्पेस बनाऊं ओवर द डिस्टेंस फंक्शन, जो मैंने नॉर्म ले लिया, तो इसको नॉर्म्ड स्पेस बोलते हैं। और अगर ये कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस हो गया तो इसको फिर हम बनाक स्पेस भी बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई देखो यार, वेक्टर स्पेस और कुछ नहीं, लीनियर स्पेस होता है। दूसरी बात, नॉर्म जो होती है वो डिस्टेंस की जनरलाइजेशन होती है, एंड वेक्टर्स को हम लोग अगर नॉर्म के साथ ऐड करके लिख दे ऑपरेशन में तो नॉर्म्ड स्पेस कहलाता है। इसके कंप्लीट होने से ये बनाक स्पेस बन जाता है। आप बोलोगे इसका यूज़ क्या, तो थोड़ा सा हल्का सा यूज़ आपको दिख जाएगा आगे, धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शनल की डेफिनेशन, कि कोई भी फंक्शनल कॉन्टिन्यूस कब होता है। तो कोई भी जे वाई फंक्शनल है, इसको हम लोग कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन वही है जो हम लोगों ने और बाकी जगह कॉन्टिन्यूटी की पढ़ी है। अगर हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक ऐसा डेल्टा मिले कि जे वाई माइनस जे वाई कैप लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जब जब वाई माइनस वाई कैप लेस देन डेल्टा हो जाए, तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सेम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम लोग फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं। देखो वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी जैसे ही वेरिएशन हमारे पास टर्म यूज होती है, हम बोलते हैं वेरिएशन मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की तरह ही हम उसको यूज कर सकते हैं। देखो जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं दो कर्व के बीच में, तो एनालिटिकल ज्योमेट्री के मेथड फेल कर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीओवी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सीओवी की हेल्प लेते हैं, और सीओवी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वाओ कितनी आसान बात है भाई। अब एक्सट्रीमम की बात करें तो एक्सट्रीमम का जो कॉन्सेप्ट है वो सीओवी में कैसे आया, या फिर एक्सट्रीमम का कॉन्सेप्ट में सीओवी का क्या मतलब है। तो देखो फंक्शन का एक्सट्रीमम से मतलब होता है, फंक्शन का अगर एक्सट्रीमम की बात करें तो या तो उसकी मैक्सिमा वैल्यू की बात होती है या मिनिमम की बात होती है। इसी को हम लोग फंक्शन में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं उसको देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर जे वाई कोई भी फंक्शनल है तो उसका एक्सट्रीमम हमेशा एक पाथ के अलॉन्ग निकाला जाएगा। तो हम लोग जो वाई कैप यूज़ करते हैं, देखो मैंने यहाँ फंक्शनल जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में भी वाई कैप यूज़ करा, वो वाई कैप एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है, जिस पाथ के अलॉन्ग हम लोग एक्सट्रीमल फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सट्रीमम हमेशा एक पाथ के अलॉन्ग फाइंड आउट करा जाता है। वाई कैप को हम लोग एक्सट्रीमल बोलते हैं किसी भी फंक्शनल का। तो देखो जैसे हमारे पास ये है कि अगर हमें सब बोला जाए कि भाई ये एक फंक्शन है, ये एक हमारे पास फंक्शनल है ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो आपको पता है भाई ये और कुछ नहीं, लेंथ का फंक्शन है ना। तो इसका एक्सट्रीमम क्या होगा, तो देखो एक स्ट्रेट लाइन जो ए और बी को ज्वाइन करे, ए और बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन इसकी एक्सट्रीमम होगी, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली। देखो ऐसे जैसे एक्स इक्वल टू ए एक लाइन है, वाई एक्स इक्वल टू बी एक लाइन है, तो इस पूरी लाइन के अंदर हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा, एक पाथ के अलॉन्ग आएगा। तो ये वाई कैप हमारे पास अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखो देख रहे हो वाई कैप इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है क्योंकि इसमें ग्राफ सबसे ऊपर है। तो फंक्शनल में एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है, किसी पाथ के अलॉन्ग निकालना, और एक्चुअल में वो ये बताता है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, बट किसी पाथ के अलॉन्ग पता लगती है।
चलिए अब हम थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखो थ्योरम्स के अंदर सबसे पहली थ्योरम क्या होती है, सारी थ्योरम एक दूसरे से लिंक्ड है, तो प्लीज़ काफ़ी ध्यान से इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, अगर अल्फा एक्स कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देखो कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है क्लोज इंटरवल के अंदर, और अगर हमारे पास इसका इंटीग्रेशन अल्फा एक्स इंटू एच एक्स डी एक्स जीरो हो जाए, मतलब जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे करी है, रुको, किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की मल्टीप्लाई मैंने किसी एच एक्स अननोन फंक्शन से करी है। ये अननोन फंक्शन और कुछ नहीं, ये ए बी इंटरवल में कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो सकता है, अपनी मर्जी का कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लो, उसकी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, और इसी फंक्शन की वैल्यू ए और बी दोनों पॉइंट पे जीरो है, ठीक है। तो उस केस में अल्फा को भी जीरो होना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, मतलब हर एक्स जो ए बी में आ रहा है उसके लिए अल्फा एक्स फंक्शन आइडेंटिकली जीरो होगा। मैं नहीं बोल रहा कि जीरो फंक्शन होगा, बट इट विल बी आइडेंटिकली जीरो। तो किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ले लो क्लोज इंटरवल में, उसकी मल्टीप्लाई किसी एच एक्स फंक्शन से कर दो, जो कि अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन हो सकता है, बट वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, और वो इन दोनों पॉइंट्स पे जीरो होना चाहिए, एंड पॉइंट पे जीरो होना चाहिए जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की। तो उस केस में अल्फा एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज गिवन है कि अल्फा एक्स कोई भी कॉन्टिन्यूस है, दूसरा एच ए एच बी दोनों जीरो के इक्वल है, और तीसरा इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो के इक्वल है। अब हम क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि अल्फा एक्स आइडेंटिकली जीरो होगा इस क्लोज इंटरवल पे। तो हम इसमें उल्टा मान के चलते हैं, हम यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब उल्टा मान के चलेंगे और तब इसको प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं कि अल्फा एक्स हमारा जीरो नहीं है, मतलब हमारा फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं है इस क्लोज इंटरवल में, ऐसा हमने मान लिया। तो क्या होगा, अगर जीरो नहीं होगा इसका मतलब हमारे पास दो ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसके लिए अल्फा एक्स की वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी। अरे भाई नॉन जीरो है ना, तो मतलब किन्हीं पॉइंट पे तो ऐसी वैल्यूज आई होंगी जो जीरो नहीं होंगी। तो हम सिर्फ दो पॉइंट मान लेते हैं x1 x2 जिस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है। अब देखो अगर जीरो नहीं है तो मतलब या तो अल्फा एक्स हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है या तो अल्फा एक्स हमारे पास नेगेटिव हो सकता है। तो हम इन दोनों में से विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा एक्स पॉजिटिव है। आप नेगेटिव मान के भी करोगे सेम काम होगा। तो अल्फा एक्स हमारा पॉजिटिव है इस क्लोज इंटरवल में। देखो इंटरवल क्या लिया है, इंटरवल लिया है x से x1, ठीक है, x से x1, मतलब x से छोटी वैल्यूज के लिए नहीं, x से x1 में हमारा अल्फा एक्स क्या है, पॉजिटिव है। नाउ समझिए जरा यहाँ पे एच एक्स मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि भाई एच एक्स फंक्शन मैंने कैसा बनाया, क्योंकि रैंडम फंक्शन हो सकता है, जो मर्जी चाहे वो फंक्शन ले लो। तो फंक्शन मैंने क्रिएट कुछ ऐसा करा, मैंने x माइनस x1 करा और x2 माइनस x करा, मतलब जो मैं x1 से x2 जो मैं रेंज लेता हूँ, जो जिन नंबर्स पे वैल्यू जीरो है, एक बार तो मैंने x में से x1 को माइनस कर दिया, एक बार मैंने x2 में से x को माइनस कर दिया। ये एच एक्स फंक्शन बनाया। ये कब है, जब x हमारा x1 x2 से बिलोंग करेगा, और x हमारा अगर इंटरवल में नहीं होगा तो इसका आंसर जीरो आएगा। गौर करना, देखो गौर क्या करना कि एच एक्स फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसे पता आपको कॉन्टिन्यूस है, देखो ना, देखो ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, इस वजह से एच एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल पे, और वो हमें लेना भी था। अब देखो एच ए और एच बी जीरो के इक्वल है, हमें गिवन है, और एच एक्स हमारा पॉजिटिव है x1 से x2 के अंदर। अब देखो थर्ड इक्वेशन जो हमने थर्ड हमें जो गिवन है, वो ये गिवन है कि इंटीग्रेशन a टू b अल्फा एच एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हमें गिवन है। तो ये हमें आगे हम इसका यूज करेंगे, देखना जरा कैसे। तो a से b में मैंने इसको ब्रेक करा, पहले a से ले गया मैं x1 में, फिर x1 से ले गया x2 में, फिर x2 से ले गया b में। आप बोलोगे इसका यूज, देखो यूज देखो, देखो एच एक्स फंक्शन मैंने ऐसा बनाया कि भाई जब जब x इंटरवल के अंदर लाई करेगा तो इसमें ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, और जब हमारा x इस इंटरवल में नहीं होगा तो आंसर इसका जीरो आ जाएगा। तो a से x में हमारा a से x1 हमारे पास x हमारा यहाँ से बिलोंग तो नहीं कर रहा, देखो x1 से x2 में बिलोंग नहीं कर रहा x, तो पहले वाले केस में जो अल्फा एक्स है वो तो एज इट इज रहेगा, बट एच एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये देखो ये एच एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो गई जीरो। सिमिलरली जब हम x2 से b ले आएंगे तो इस केस में भी एच एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे ये दोनों केस तो फालतू हो गए, मतलब बेकार हो गए, किसी काम के नहीं है। बचा बीच वाला केस जहाँ पे x1 से x2 हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो x1 से x2 अल्फा एच एक्स जी एक्स एज इट इज बचेगा, और हमें गिवन है कि भाई इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो है, तो x1 से x2 अल्फा एच एक्स डी एक्स हमारे पास जीरो के इक्वल हमें गिवन है, हमने मान ली, जीरो कर दिया। अब देखो अल्फा और एच एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे। तो फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस की ये बोलती है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का, किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन जीरो आता है किसी एक पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल के अंदर, तो उस केस में अंदर वाले फंक्शन को भी जीरो होना पड़ता है। अब एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस था, अल्फा एक्स भी कॉन्टिन्यूस था, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूस है, इस वजह से हम इस थ्योरम को अप्लाई कर पाए। तो अंदर वाले इंटीग्रेशन वाले फंक्शन की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी किसी क्लोज ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल मान लो।
तो कॉन्सिक्वेंटली अल्फा एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो भाई अल्फा एक्स इंटू एच एक्स जीरो है, एच एक्स तो जीरो है नहीं x1 से x2 में, उसकी तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। देखो दे रखा है ना हमारे पास कि भाई एच एक्स हमारे पास एच एक्स की वैल्यू ये है x माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स x1 से x2 में, तो ये तो जीरो है नहीं। तो बचा कौन, बचा अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स को जीरो होना पड़ेगा। हाँ यहाँ आ गई गलती, अल्फा एक्स क्या हो गया, जीरो। हम लोग क्या मान के चले थे, हमने माना था कि भाई अल्फा एक्स नॉन जीरो है, बट हमने कुछ कैलकुलेशन करी जिससे हमें ये मिला कि भाई अल्फा एक्स और कुछ नहीं जीरो हो गया। मतलब हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, हमारा मानना गलत था कि अल्फा एक्स नॉन जीरो है। इस वजह से अल्फा एक्स को जीरो होना पड़ेगा इस क्लोज इंटरवल के अंदर। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत हो रही हो तो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। इसी का यूज या इसी के प्रकार की या इसी के टाइप की हमारे पास ये थ्योरम होने वाली है। चलिए देखते हैं। अब देखो अगली थ्योरम पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास कुछ इस टाइप से दे रखी है, चलिए रीड करते हैं। देखिए अगर अल्फा एक्स हमारे पास कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल में, सेम वही बात। और अगेन इस बार अल्फा एक्स इंटू एच का, पहले बात तो एच था ना, इस बार उसका डेरिवेटिव है, देखो एच डैश एक्स है, इसका डेरिवेटिव जीरो है। और हर एक एच एक्स के लिए डेरिवेटिव जीरो है, वो जो भी हमारे पास D1 इंटरवल में लाई करें। मतलब D1 मतलब पता है क्या है, ऑल द डिफरेंशिएबल फंक्शन जो एक बार डिफरेंशिएबल हो। D1 का मतलब सिंगल टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन दिस ओपन इंटरवल। तो अल्फा कॉन्टिन्यूअस है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो के इक्वल है, जहाँ पे एच डैश यूज करा। और एच भी दोनों हमारे पास जीरो के इक्वल है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। यहाँ पे एच और एच भी क्या होते हैं, दोनों जीरो के इक्वल होते हैं ना। देखो यहाँ पे एच ए भी जीरो, एच बी भी जीरो। तो उस केस में अल्फा एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। देखो पहले केस में अल्फा एक्स जीरो होता है आइडेंटिकली, बट डेरिवेटिव वाले केस में अल्फा एक्स को कांस्टेंट बनना पड़ेगा। इसी को हमें प्रूफ करना है। चलिए गिवन क्या लिख देते हैं, अल्फा एक्स कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल पे और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो के इक्वल है। एच एक्स इज इक्वल टू जीरो है और एच बी भी जीरो है। प्रूफ करना है कि अल्फा एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है। एच एक्स फंक्शन देखो पहले भी डिफाइन करा था, इस बार फिर डिफाइन करेंगे। इस बार डिफाइन करेंगे एच एक्स फंक्शन को लिखेंगे अल्फा माइनस सी। अल्फा माइनस क्या लिखेंगे भाई, सी लिखेंगे, अल्फा माइनस सी। आप बोलोगे टी क्यों लिखा है, अरे अल्फा और कुछ नहीं, अल्फा तो टी का फंक्शन है ना, क्योंकि मैं टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। तो एच एक्स हम लोग जो लिखते हैं, एच एक्स होगा अल्फा माइनस सी। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो हमें देखो देखे रखा है, हमें दे रखा है कि भाई ए से बी अल्फा टी माइनस सी, जो हमने यहाँ पे माना है अल्फा जो माना है, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है। ये हमने डिफाइन करा। हम मान लेते हैं कि भाई ए से बी में इस पर्टिकुलर फंक्शन एच एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई एच ए भी जीरो होगा, एच बी भी जीरो होगा, और एच डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी हम निकाल के देखते हैं। तो चलिए देखें, अगर हमें एच एक्स दे रखा हो, प्लीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा गौर से समझना भाई, इसको बहुत ही ये मज़ेदार चीज़ है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है अगर हम ढंग से ना समझें। देखो देखो एच एक्स जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है, ये फंक्शन ए से एक्स दे रखा है और अल्फा माइनस सी इंटू डी टी है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग लेबनिट्स रूल का यूज़ करते हैं ना, लेबनिज रूल का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं देखिए ज़रा। मैं डी बाई डी एक्स लिखूंगा, जीरो टू एक्स एज इट इज़ लिखूंगा, अल्फा एक्स माइनस सी, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया पहले। अब देखिए सबसे पहले जब डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि डी बाई डी एक्स हमारे पास अंदर जाएगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम डिफरेंशिएट करते हैं अल्फा का टी के रेस्पेक्ट में, है ना। पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ये जीरो था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये ए है, सॉरी है ना, जीरो नहीं है, दिस इज ए, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, प्लस लगाते हैं। फिर हम लोग एक्स जो है अपर लिमिट हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे टी के अंदर, मतलब जहाँ टी होगा वहाँ पे एक्स पुट करेंगे। तो देखो मैंने एक्स पुट कर दिया यहाँ पे, अल्फा एक्स हो गया। और साथ ही साथ इस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो वन हो जाएगा, राइट। माइनस सी एज इट इज रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं और फिर हम लोअर लिमिट जैसे ए है वो पुट करेंगे, तो एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे और फिर ए का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो ओवरऑल हमारे मिला क्या, हमें मिला एच डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी, देखो क्या हो गई, दिस इज जीरो प्लस अल्फा एक्स माइनस सी। देखो जीरो प्लस अल्फा एक्स माइनस सी, तो अल्फा एक्स माइनस सी हमारे पास कहाँ से आएगा, ये हमारे पास यहाँ से आएगा। देखो पहले वाले केस में जीरो क्यों हुआ भाई, क्योंकि अल्फा टी माइनस सी है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो टी का फंक्शन है ना हमारे पास, अल्फा इज द फंक्शन ऑफ टी, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी डायरेक्टली। बचेगा बीच वाली टर्म, मतलब अल्फा एक्स माइनस सी बचेगी सिर्फ ये टर्म, वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो आपको दिख रही होगी। अब एच डैश एक्स की वैल्यू है अल्फा एक्स माइनस सी, जहाँ पे सी कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गई, ये में मिल गया एच डैश एक्स की वैल्यू। अब एच डैश एक्स की वैल्यू मिल गई अल्फा एक्स माइनस सी। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है भाई, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन भी कॉन्टिन्यूस।
तो देखो अगर मैं ए से बी अल्फा एक्स माइनस सी निकालूं और एच डैश एक्स इंटू डी एक्स करूँ, ये हमारे पास कहाँ से आएगा? देखो ये हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ए से बी अल्फा एक्स माइनस सी हमने अभी निकाला है, जस्ट निकाला है हमने एच डैश एक्स की वैल्यू, कि एच डैश एक्स की वैल्यू है अल्फा एक्स माइनस सी। तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करा जाएगा तो इंटीग्रेशन ए से बी अल्फा एक्स माइनस सी एच डैश एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो ए से बी अल्फा एक्स एच डैश एक्स, इसका हम लोग क्या करें? इसका हम ये करेंगे, देखो इसको हम लोग ब्रेक कर दिया हमने, पहले ए से बी अल्फा एक्स एच डैश एक्स करा एंड देन माइनस सी टाइम्स ए से बी एच डैश एक्स कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, मैंने एच डैश एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दी सी से भी और अल्फा एक्स से भी। तो क्या होगा इसके बाद हमारे पास देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ए से बी अल्फा एक्स एच डैश एक्स, ये तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, भाई गिवन पार्ट है फर्स्ट इक्वेशन से, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, बचेगा माइनस सी टाइम्स दिस, तो ये लिखा है माइनस सी टाइम्स ये। अब एच डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा एच एक्स, और यहाँ पे अपर लिमिट बी और ए हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पुट करेंगे देखो हमें मिलेगा ए से बी अल्फा एक्स माइनस सी इंटू एच डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको माइनस सी टाइम्स एच बी माइनस एच ए। अब देखो थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन आपको जो थर्ड पार्ट गिवन है इनका यूज़ कर लेते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू एच बी इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एच बी माइनस एच ए बी क्या हो जाएगा? 0। भाई दोनों की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लाई करने पे भी 0 आ माइनस करने पे भी 0 आ जाएगा। तो ए से बी अल्फा एक्स माइनस सी एच डैश एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0। अब एच डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास और कुछ नहीं है, तो अल्फा एक्स माइनस सी था, तो एच डैश एक्स की जगह अल्फा एक्स माइनस सी रखा, यहाँ पे अल्फा एक्स माइनस सी ऑलरेडी है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए से बी इंटीग्रेशन में अल्फा एक्स माइनस सी की वैल्यू 0 आ रखी है, और दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो अंदर वाला इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस हो गया, अल्फा एक्स भी कॉन्टिन्यूस सी भी कॉन्टिन्यूस, तो डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये होगा कि अंदर का हमारे पास जो भी पार्ट लिखा होगा ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो अल्फा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, यहाँ से मिलेगा अल्फा एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसको एक बार सिंपली बिल्कुल इसको देखना, आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए एक और थ्योरम पर डिस्कस करते हैं। थर्ड थ्योरम हमारे पास यहाँ पे है, ये क्या है? देखो ये अब ऊपर वाली दोनों थ्योरम का कॉम्बिनेशन है। ये बोलती है कि अगर अल्फा एक्स बीटा एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल में, और अगर ए से बी में अल्फा एक्स एच एक्स और बीटा एक्स एच डैश एक्स, मतलब अल्फा एक्स और बीटा एक्स तो कॉन्टिन्यूस है ही, तो अल्फा की मल्टीप्लाई किसी एच फंक्शन से कर दो और बीटा की मल्टीप्लाई उसी एच के डेरिवेटिव से कर दो, और अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है, एच ए और एच बी ऑफकोर्स 0 होने चाहिए, तो उस केस में बीटा डैश, मतलब ये बीटा फंक्शन जो हमने लिया होगा इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो और कुछ नहीं पहले वाला फंक्शन होगा। देखो भाई बाद वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला होगा, बीटा का डिफरेंशिएशन अल्फा होगा, बस ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। देखो गिवन क्या है? गिवन दे रखा है कि अल्फा बीटा कॉन्टिन्यूस है और इंटीग्रेशन की वैल्यू अल्फा की एस से मल्टीप्लाई बीटा की एच डैश से मल्टीप्लाई, ये 0 के इक्वल है फॉर ऑल एच एक्स, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। एच ए और एच बी दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है, गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि बीटा को डिफरेंशिएट करके अल्फा आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अल्फा एक्स कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जो कॉन्टिन्यूस होता है और अगर वो क्लोज इंटरवल पे होता है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। Every continuous function defined on an closed interval is a Riemann integrable function। अब मान लेते हैं कि उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास ये आता है। भाई अगर इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेट करने में कुछ आंसर आएगा। तो जब मैंने अल्फा एक्स को इंटीग्रेट करा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अल्फा एक्स को अल्फा टी को मान लेते हैं, अल्फा टी को इंटीग्रेट करा ए से एक्स में, तो ये कैपिटल ए एक्स इसकी वैल्यू आई, इंटीग्रेबल है तो ऐसे मान लिया। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू आई, इसका मतलब हम लोग इसको अगर फंडामेंटल थ्योरम लगाएं तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ दोनों तरफ, तो ए डैश की वैल्यू और कुछ नहीं आएगी अल्फा एक्स। आप बोलोगे कैसे आएगी? अरे भाई देखो क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पे अल्फा टी को पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, वो तो 0 हो जाएगा। फिर आप एक बार एक्स पुट करो टी की जगह पर, तो अल्फा एक्स हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। फिर आप माइनस लगाओ, फिर आप ए पुट करो, ये हो जाएगा अल्फा ए, और फिर ए का डिफरेंशिएशन 0, तो ये पूरी टर्म 0, ये 0, क्या बचेगा? सिर्फ अल्फा एक्स ही तो बचेगा। तो ए डैश की वैल्यू अल्फा एक्स बाय लेबिनिट्स रूल। तो फ्रॉम सेकंड पार्ट जो हमें सेकंड गिवन है, देखो सेकंड हमें गिवन क्या है? सेकंड हमें गिवन है ये वाली चीज़, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। तो हम इंटीग्रेशन लेके चलते हैं, ए से बी अल्फा एक्स एच एक्स प्लस बीटा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये लेके चले। अब अगर मैं देखो फर्स्ट वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में बाय पार्ट्स लगा दूँ, तो बाय पार्ट्स क्या बोलता है कि भाई पहले का इंटीग्रेशन दूसरे को छोड़ दो। मैं लिख देता हूँ, देखो थोड़ा सा भूल जाता है कई बार। ए बी का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो क्या करेंगे? देखो ए को कांस्टेंट, बी को इंटीग्रेट, माइनस जिसको कांस्टेंट छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट और बी को इंटीग्रेट। बस इतना सा रूल होता है हमारे पास यहाँ पे। इसी रूल को अगर हम यहाँ पे लगाएं, देखो कैसे करेंगे। पहले वाले पार्ट में लगाया बाय पार्ट्स, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग अल्फा एक्स और एच एक्स दो फंक्शन हो गए, तो हम लोग एच एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे, अल्फा एक्स को इंटीग्रेट करेंगे।
अल्फा एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा ए एक्स, तो लिख दिया ए एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, जिसको बाहर छोड़ा था उसको डिफरेंशिएशन, तो एच को बाहर छोड़ा था, एच का डिफरेंशिएशन। अब एच का जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है, एच का जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है, क्या होता है एच का डिफरेंशिएशन, तो देखो यहाँ पे लिखा है हमने इंटीग्रेशन ए से बी अल्फा डी एक्स माइनस ए से एक्स अल्फा एक्स, और देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मतलब ये वाला रूल मैंने जस्ट डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दिया, आप जरा ध्यान से यहाँ पे इस चीज़ को देखना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो थ्योरम 2 जिससे पहले हमने प्रूफ करी, वो ये तो बोलती है ना कि अगर हमारे पास हमारे पास 2 पॉइंट पर अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इक्वल है ना, तो हमारे पास फंक्शन वहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो देखो बीटा एक्स माइनस ए एक्स ये हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। आप बोलोगे भाई कैसे आएगा, तो देखो मैंने इन दोनों इंटीग्रेशन को कंबाइन कर लिया। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, देखिए मैंने इन दो इंटीग्रेशन को मैंने एक साथ कंबाइन करा। जैसे ही कंबाइन करा तो इन दोनों में से मैंने कॉमन यहाँ पे ले लिया, इंटीग्रेशन ए से भी लिमिट लगा ली, भाई इंटीग्रेशन ये ए है ना, ए से भी मैंने लिमिट लगा ली, तो अंदर आ जाएगा बीटा एक्स माइनस ए एक्स और एच एक्स आ जाएगा। तो देखो बीटा एक्स माइनस ए एक्स की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होगी, और अगर एक कांस्टेंट के इक्वल होगी तो ए एक्स को राइट में लिया तो बीटा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब ए क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, स्टार्टिंग में माना है डिफरेंशिएट हो सकता है फंडामेंटल थ्योरम से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बीटा एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि बीटा एक्स ए एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ए एक्स डिफरेंशिएबल है, बीटा एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएबल होता है। और इसको डिफरेंशिएट करने पे आंसर क्या आएगा, ए डैश एक्स, बीटा डैश एक्स इक्वल टू ए डैश एक्स। यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। आई होप समझ में आएगी यार थ्योरम। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और थ्योरम है, इसको और देख लेते हैं, देन वी आर डन विद इट। चलिए आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, एक बार रिपीट करके देखना आ जाएंगे। चलिए, इफ अल्फा एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल, अगेन वो घिसी पीटी बातें को रिपीट करके बोल रहे, अल्फा एक्स कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अच्छा कॉन्टिन्यूस है, इस बार मैंने सिंगल नहीं करा, इस बार मैंने डबल डिफरेंशिएशन करा और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है ए से बी में। एच एक्स हमारा डबल डिफरेंशिएबल है, देखो D2 मतलब क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएट हो सकता है ये, तो एच डबल डैश है तो 2 बार डिफरेंशिएशन वाला रिक्वायरमेंट है ही उसकी। एच भी दोनों 0 के इक्वल है, और एच डैश है और एच डैश बी भी 0 के इक्वल है। जब डबल डिफरेंशिएशन आता है तो फंक्शन की वैल्यू एच की वैल्यू ए और बी पे 0 होनी चाहिए और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तब उस केस में जो अल्फा एक्स फंक्शन है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो कांस्टेंट प्लस C1 एक्स के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है अल्फा एक्स कॉन्टिन्यूस है, दूसरा इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल डैश वाली 0 के इक्वल है, ए और बी पे वैल्यू इक्वल है और डेरिवेटिव पे वैल्यू 0 के इक्वल है। दिखाना यह है कि अल्फा एक्स C0 प्लस C1 एक्स के इक्वल है। एच एक्स इस बार हमने कैसे डिफाइन करना है जरा वो देखना। एच एक्स डिफाइन करा है ए से एक्स लिमिट डालनी है ए से एक्स, हर बार हम ए से एक्स की लिमिट डाल रहे हैं भाई देखो। फिर हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे ए से एप्सिलॉन, दूसरी लिमिट होगी ए से एप्सिलॉन, और अल्फा टी माइनस C0 माइनस C1 टी। आप बोलोगे पता नहीं चलता मैं क्या लेना है, तो देखो हिंट देखो, थोड़ा आप चालू बनो, देखो कैसे चालू बनोगे। आप यहाँ देखो जरा, हमें लाना क्या है, हमें अल्फा एक्स माइनस C0 प्लस C1 एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप C0 को भी लेफ्ट में लिया और C1 को भी लेफ्ट में लिया और एक्स की जगह पर टी लिख दो, तो अल्फा टी माइनस C0 माइनस C1 टी यही फंक्शन मान लिया करो, और लिमिट लगा दो ए से एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्यों लगाई पता चल जाएगा, और डी एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में इसको 0 के इक्वल आप मान लो। ये एच एक्स फंक्शन हो गया। देन ए से बी अल्फा टी माइनस C0 एक्स माइनस C1 डी टी इज इक्वल टू 0। अरे भाई यहाँ पे जब हम इसको ए से एप्सिलॉन में 0 मानेंगे तो ए से एक्स और ए से एप्सिलॉन हमारे पास है, इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ए से बी, तो इस दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे 0 के इक्वल माना है। ऑब्जर्व करो कि एच भी 0 के इक्वल है, गिवन है। और अगर मैं इस एच डैश निकालूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन चाहिए होता है, तो मैं सिंगल बार डिफरेंशिएट करा, पहले मैंने इसको सिंगल बार डिफरेंशिएट करा तो डी बाई डी एक्स करेंगे ए से एक्स देन ए से एप्सिलॉन अल्फा माइनस C0 माइनस C1 टी डी टी और डी एप्सिलॉन। तो एच डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो सबसे पहले ये तो ए टू एक्स एज इट इज रहेगा, अंदर जाएगा ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डेल बाय डेल एक्स। ए से एप्सिलॉन हमारे पास है अल्फा माइनस C0 माइनस C1 टी प्लस डी एप्सिलॉन है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, मतलब पहले तो पार्शियल अंदर ले गया, अब ये डी बाई डी एक्स को बाहर लिखना पड़ेगा। फिर ए से एक्स लिखेंगे अल्फा टी माइनस C0 माइनस C1 टी एज इट इज सेम, मतलब एक बार तो पार्शियली ले जाना है और एक बार हमें नॉर्मली अंदर नहीं ले जाना है, ये डी ए बाई डी एक्स ही हमें करना है। मतलब अपर लिमिट डाल दी भाई, पहले मैंने एक्स डाला होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर ए डाला होगा, तो ए वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना हमारे पास, इसको तो लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डी ए बाई डी एक्स वाली टर्म 0 हो जाती है। चलिए है ना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ढंग से बता देता हूँ आपको। अब फर्दर हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0, ए से एक्स अल्फा टी माइनस C0 एक्स माइनस C1 टी ये हमारे पास बचेगी, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में ना ये टर्म बचेगी। बाकी ए वाली टर्म हमारे पास डिफरेंशिएशन पे 0 हो जाएगी और पहली वाली टर्म भी हमारे पास डिफरेंशिएशन पे 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक्स का कोई फंक्शन है ही नहीं। तो ए से एक्स अल्फा टी माइनस C0 माइनस C1 टी ये बचेगा।
तो ए से एक्स अल्फा टी माइनस सी जीरो माइनस सी वन टी डी टी हमारे पास ये बचा सिंपल एच डैश एक्स की वैल्यू ये हमने लिख दी। अब एच डैश ए और पे जीरो है और बी पे भी जीरो है, तो एक बार ए पुट करेंगे जीरो डालेंगे, बी पुट करेंगे जीरो डालेंगे, देखो दो इक्वेशन बनेंगे वहाँ से हमारे पास। तो ए से भी अल्फा सी जीरो माइनस सी वन एक्स, अब एच डबल डैश एक्स हमें चाहिए यहाँ पे, तो ए से भी अल्फा एक्स एच डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी नॉट टाइम्स ए से भी एच डबल डैश एक्स माइनस सी वन टाइम्स ए टू बी एक्स एच डबल डैश एक्स। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो पहली वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि एच डबल डैश एक्स इसकी वैल्यू तो मैं क्वेश्चन में जीरो गिवन है। सी जीरो ए से भी एच डबल डैश एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। एंड बाकी हमारे पास माइनस सी वन ए से भी एक्स एच डबल डैश एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक्स एच डैश एक्स माइनस ए से भी एच डैश एक्स डी एक्स। फिर हम फर्दर इसको अगर हम थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो भाई देखो ऊपर वाली माइनस सी नॉट एच डैश बी माइनस एच डैश ए होगा, और एच डैश बी एच डैश ए जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अंदर जब हम पुट करेंगे बी और है तो ये हो जाएगा बी एच डैश बी माइनस ए एच डैश एच बी माइनस एच ए, तो एच बी माइनस एच ए अगेन जीरो हो गया, एच डैश बी माइनस एच डैश ए हमारे पास ये होगा, ये भी जीरो के इक्वल होगा। तो देखो अल्टीमेटली ये तो मिला ना अल्फा एक्स सी जीरो एक्स माइनस एच डबल डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो के इक्वल है अगेन वही एच डबल डैश एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस है, ये भी अंदर वाला जो मैंने फंक्शन माना ये भी कॉन्टिन्यूस है तो प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस अगर ये है तो एच डबल डैश एक्स की वैल्यू यही होगी, तो होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे इसका, ये वैल्यू जीरो के इक्वल हमारे पास होगी, पॉजिटिव होगी। तो फंडामेंटल थ्योरम से अगर वैल्यू जीरो के इक्वल है तो अल्फा एक्स माइनस सी जीरो एक्स माइनस सी वन एक्स को जीरो होना पड़ेगा, अल्फा एक्स की वैल्यू सी जीरो प्लस सी वन एक्स आएगी, दैट्स इट। इतनी सी बात हमें करनी है भाई, यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। इसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म था, हम किसको कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग लेबनिट्स रूल। मैं फिर से बता देता हूँ करते क्या है। देखो जैसे मान लो डी बाई डी एक्स अगर आपको कभी निकालना हो ए से एक्स का, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी टी का फंक्शन है सपोज, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको मजा आ जाएगा। देखो जरा क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम इसको अंदर ले जाते हैं ना, अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये अल्फा टी हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। डी टी यहाँ पे हटा दो क्योंकि मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से बाहर आएगा ए से एक्स यहाँ पे रहता ही रहता है, देन प्लस, फिर हम एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं अंदर तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स डी एक्स, ठीक है। अपर लिमिट एक्स पुट कर दी और साथ में करते हैं एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स बाय डी एक्स। फिर हम माइनस एक बार हम ए पुट करेंगे तो ये जाएगा अल्फा ए डी ए, ठीक है। देन हम करेंगे डी ए बाय डी एक्स, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन। अब अगर हमारा अल्फा टी सिर्फ टी का फंक्शन होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ ये बीच वाली टर्म बचती है, ये हमारे पास यहाँ पे बताया जाता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और चलिए इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। आज हमने 4 थ्योरम्स डिस्कस करी और कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करी कैलकुलस और वेरिएशन के बारे में। अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे वेरिएशन ऑफ फंक्शनल डिफाइन करेंगे, आयलर इक्वेशन को समझेंगे और उसके केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।